I am going to start the session. So first of all, my name is Ekam Singh. I have done my schooling from SS Mota Singh Janakpuri School, and I have done my BSc in Botany from Hansraj College and MSc Environmental Studies from DU. And currently I am posted as an Indian Railways Management Services Officer Group A, selected by UPSC in 2022. And currently I am selected by Indian Forest Services exam of UPSC and got an All India rank 56. I belong from Delhi. So yes, I am going to start the session. So first of all, I am going to tell about my UPSC journey. मैंने अपना पहला अटैम्प्ट 2019 में से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, और अपना पहला अटैम्प्ट 2020 में दिया था. इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था. 2021 में जब मैंने अटैम्प्ट दिया तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, और साथ ही साथ मेरे को मेंस की कॉल आई थी, पर उसमें मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था. एंड 2021 में मेरा अनफॉर्चुनेटली मेंस क्लियर नहीं हो पाया था. मैंने फॉरेस्ट्री और सिविल्स दोनों का मेंस दिया था. फिर 2022 में जब मैंने मेंस दिया तो मेरा दोनों का मेंस क्लियर हो गया था, और मेरे को दोनों की इंटरव्यू कॉल आई थी. तो 2022 का जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फॉरेस्ट्री में, पर रिजर्व लिस्ट के थ्रू मेरा इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस का एग्ज़ाम हो गया था. एंड 2023 में मेरा सिविल्स का फाइनल रिजल्ट पे नाम नहीं आ पाया, पर मेरा उसमें फॉरेस्ट्री में ऑल इंडिया रैंक 56 आई. तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की थी. प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए मैंने 2019 में कोचिंग ज्वाइन की थी, जिसका नाम चाणक्य IAS था. वहाँ से मैंने पहले स्टार्टिंग कोचिंग ली थी. उसके बाद मैंने सिलेक्शन IAS के आज़ाद सर से मिला था, जिनकी वजह से मैंने प्रीलिम्स पहली बारी 2021 में क्रैक किया था. और 2022 में मैंने उन्हीं की गाइडेंस के अंडर हिस्ट्री ऑप्शनल एंड अपना मेंस की प्रिपरेशन की थी. और मैंने फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी के लिए मैंने स्पेसिफिकली प्लैनेट जियोलॉजी का कोर्स लिया था, जिसमें मैंने ऑप्शनल अच्छे से क्लियर किया था. और फॉरेस्ट्री के लिए मैंने हॉर्नबिल का कोर्स किया था. इसकी वजह से मैंने फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी का थर्ड अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था. ये मेरा टोटल फोर्थ अटैम्प्ट है. थर्ड अटैम्प्ट में मेरा रेलवे सर्विस में सिलेक्शन हुआ, और फोर्थ अटैम्प्ट में मेरा फॉरेस्ट्री में सिलेक्शन हुआ. तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यूपीएससी की प्रीलिम्स और सीसेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं. फॉर डूइंग प्रीलिम्स यू हैव टू प्रैक्टिस. यू हैव टू डू एज मनी MCQs एज पॉसिबल. For example, I used to do daily 100 MCQ questions of various subjects. For example, environment, polity, geography, history, science and tech, etc. I used to have a proper guidance from the previous year questions. Like I used to practice previous year questions from 1979 to 2022, and this helped me a lot to understand the pattern of UPSC. और इसके साथ साथ मैंने सीसेट के लिए भी अलग अलग टॉपिक्स किए, जैसे कि मैथ्स हो गया आपका. मैथ्स में मैंने रीजनिंग, नंबर सिस्टम, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे. जैसे कि मेरा डेली टारगेट था 80 क्वेश्चंस का, तो मैं डेली 80 क्वेश्चंस करता था अलग अलग टॉपिक से. इससे मुझे पेपर का माइंडसेट पता चला, पेपर सेटर का, और साथ ही साथ मुझे ये पता चला कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए. मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीसेट के लिए और प्रीलिम्स के लिए आपकी बुक का सोर्स क्या रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, फॉर सीसेट यू कैन टेक अरियन पब्लिकेशन बुक. ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके सीसेट प्रिपरेशन के लिए. जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया. और साथ ही साथ आप प्रीलिम्स के लिए आप किसी भी PYQ पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो. और साथ ही में आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैगजीन या करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं. इसके अलावा स्टैटिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह जरूर पढ़िए. हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम जरूर पढ़िए. और साथ में प्रीवियस ईयर NCERT जो आती है हिस्ट्री की, उपेंद्र सिंह और सतीश चंद्रा की NCERT आप जरूर पढ़िए. साथ ही साथ पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज अ मस्ट. और जो आपका साइंस एंड टेक है उसके लिए आप राजीव अग्रहार की बुक पढ़ सकते हैं. एंड साथ ही साथ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए आप शंकर आयस की बुक पढ़िए. इससे आपको एक बेसिक बैकग्राउंड बन जाएगा, और आप इससे आसानी से अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. और अगली बात मैं आपको सीसेट की बुक सोर्सेज की बताऊं तो इंग्लिश के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जितने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन हो सकते हो, जो आपका एडिटोरियल आता है न्यूज़पेपर में डेली, उसको आप ढंग से पढ़ सकते हो. उसको आप एनालाइज कीजिए, आप क्या समझ रहे हो उससे. एक बार उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका क्लिप्स आप किसी अपने फ्रेंड को पढ़वा सकते हैं. इससे आप इंग्लिश का थॉरो अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी. और मैथ्स के लिए आप क्या करिए, यदि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है 12th तक आपका, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मैथ्स के लिए NCERT की 7 to 10 स्टार्ट कर सकते हैं. और 11th स्टैंडर्ड का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आप अच्छे से देख सकते हैं. इसके अलावा मैथ्स के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप RS अग्रवाल भी पढ़िए, क्योंकि मैथ्स का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अप जा रहा है UPSC का. तो आप ये सब कर सकते हैं.
उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरा रेलवेज में सिलेक्शन हुआ था तो मेरा उस समय एक ऑप्शनल हिस्ट्री था। हिस्ट्री ऑप्शनल एक बहुत अच्छा ऑप्शनल है जो आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बॉटनी और इन्वायरमेंटलिस्ट था। तो हिस्ट्री के लिए मैंने बेसिकली आपकी जो मेन सोर्सेज होते थे कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए उपेंद्र सिंह, मिडेवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, एंड आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा, एंड आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपकी नॉर्मन एंड लो पढ़ी थी, जिससे मुझे काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की थी। हिस्ट्री ऑप्शन लेने से आपको एक और फायदा हो सकता है कि हिस्ट्री जो है वो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहते हैं। हिस्ट्री से आपको ऐसे भी में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपको पॉलिटी के टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी, आपको इन्वायरमेंट भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये सब कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का एग्जाम निकला था तो उस समय मैंने अपनी जीएस और एसए की प्रिपरेशन कैसे की थी। फॉर डूइंग एसए आई फोकस्ड ऑन बेसिकली टू थिंग्स। पहले की फिलोसफिकल एसए के लिए मैं टॉपिक अंडरस्टैंड करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स का मैंने ग्रुप बनाया था। मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता था कि मेरे को कोई भी एक रैंडम टॉपिक दो, उसके बाद मैं उसको एनालाइज करता था, उसका मीनिंगफुल आंसर देता था। एंड सेकेंडली जो एसए का दूसरा पहलू है वो आपका लिखने का है। लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो एसए में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। आप लिखने का क्या स्टैंडर्ड हो सकता है, जैसे कि आप एडिटोरियल पढ़िए कोई। एडिटोरियल से आपको क्या होगा कि आपकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अपने एस्से में, जिससे आप एस्से को काफ़ी इनरिच कर सकते हो और काफ़ी मल्टी डायमेंशनल बना सकते हो। जैसे कि मेरी अप्रोच थी एस्से में कि मैं पेस्टल अप्रोच फॉलो करता था, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड लीगल। इसके साथ मैं हिस्ट्री पर्सपेक्टिव भी देता था अपने एस्से में, ताकि वो काफ़ी इनरिच लगे आपका एस्से। और आजकल फिलोसफिकल एस्से आ रहे हैं तो आप थोड़ा फिलोसफिकल टच भी देंगे अपने एस्से को, जैसे कि आपकी लाइफ से कोई एग्जांपल बता दीजिए। जैसे कि अपनी लाइफ से कोई एग्जांपल बता दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरे को ऐसे आया था कि थिंकिंग इज लाइक अ गेम, तो मैंने अपने लाइफ से ऐसे दिया था कि जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में सोच रहा था तो मेरे थॉट्स में अलग अलग बातें आ रही थी कि क्या मैं ये प्रिपरेशन पूरी कर पाऊंगा। तो मेरे दिमाग में ख्याल आते, तो मैंने इसको एक अच्छे से फ्रेम करके अपने एस्से में लिखा था, जिससे मुझे काफ़ी बढ़िया मार्क्स मिलते अपने एस्से में। फॉर मेन्स जीएस 1 to 4 पेपर्स आई विल सजेस्ट यू टू, आप जैसे जीएस 1 का पेपर देखिए, उसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। तो ये काफ़ी आपके डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री तो आप चलिए कर सकते हैं स्टैटिक्स से, बट ज्योग्राफी और आपका जो सोसाइटी है उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जैसे सोसाइटी के कई आंसर होते हैं, जैसे कि आपका पूछते हैं कास्ट सिस्टम, तो आप अपनी लाइफ से कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जैसे ज्योग्राफी में आप मैप्स बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने मैप्स बना सकते हैं। आप कोई अच्छा एंटीसीडोट लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य ने ये कहा था, तो आप ये थोड़ी बहुत बातें लिख सकते हैं। इससे एग्जामिनर थोड़ा आपका इंप्रेस हो सकता है। और पॉलिटी, जैसे कि पॉलिटी एक यूनिडायमेंशनल पेपर होता है कि क्योंकि सारे आंसर आपके लीगल पॉलिटिकल अफेयर्स ही आते हैं, तो उसमें आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा केसेस कोट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स कोट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट कोट करने की। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये काम कर सकते हैं कि जीएस 2 के लिए स्पेसिफिकली जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसमें फ्लो चार्ट काफ़ी बनाइए। फ्लो चार्ट से मेरा क्या मतलब है कि फ्लो चार्ट जैसे कि आपको बनाना है, जुडिशरी बतानी है, तो आप सिंपल सा एक जुडिशरी का एक सर्कल बना सकते हैं। इसमें आप ये दिखा सकते हैं फिर टॉप में सुप्रीम कोर्ट है, फिर आपके हाई कोर्ट्स है, फिर स्टेट कोर्ट्स है। आपको जुडिशरी की वर्किंग बतानी है, तो आप उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू साइंस से समझा सकते हैं। फिर बात करते हैं जीएस 3 पेपर की। जीएस 3 में आपका आता है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंड साथ ही साथ आपका इंटरनल सिक्योरिटी भी आती है। इसके लिए आप एक डिजास्टर मैनेजमेंट भी आता है। इसके लिए काफ़ी मल्टी डायमेंशनल पेपर है, तो आप कोशिश करें कि आपके आंसर भी उतनी मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को याद है कि इन्वायरमेंट का एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें इन्वायरमेंट एंगल तो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, और उसमें इकोनॉमिक एंगल भी आपको लिखना है, क्योंकि आप देखिए इन्वायरमेंट की हर चीज़ तो इंडिया में पॉसिबल नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारा देश अभी इतना डेवलप नहीं है कि आप वो हर चीज़ कर सके अच्छे से। तो आपको थोड़ा इकोनॉमिक एंगल भी डालना है कि आप उसकी कॉस्ट कैसे कवर करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं कि कार्बन मार्केट हमारे देश में होनी चाहिए, तो आप ये भी लिखिए कार्बन मार्केट के लिए पैसा कहाँ से आएगा हमारे देश में। आप अगर ये प्रैक्टिकल बात नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स आपके एवरेज ही रहेंगे जीएस 3 में। एंड जीएस 4 के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एथिक्स के पेपर के लिए आप 3 थिंग्स करेंगे। एक तो आप उसमें अपनी वैल्यूज जरूर शो कीजिए, क्योंकि एथिक्स आपका पर्सनल पेपर है। जब तक आप उसमें ये नहीं दिखाएंगे कि आपके अंदर वो सब वैल्यूज ऐसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जब तक यूपीएससी एग्जामिनर को नहीं दिखाएंगे वो इंप्रेस नहीं होगा आपकी बातों से। चाहे जितना मर्जी सोक्रेट्स को कोट कर लीजिए, एरिस्टोटल को कोट कर लीजिए, आपको अच्छी अच्छी बातें लिखनी है उसमें। और आपको एग्जाम्पल जरूर डालने, चाहे आप अपनी लाइफ से डालिए, चाहे अपने किसी लीडर की लाइफ से डालिए, चाहे हिस्टोरिकल पर्सन की लाइफ से डालिए, पर आपको एग्जाम्पल जरूर डालने हैं। एंड केस स्टडीज़ के लिए आप ये कर सकते हैं कि
केस स्टडीज़ में जो आप एथिक्स की आती है उसमें आप पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए अच्छा सा, उसमें अपनी वैल्यू समझा दीजिए आप केस से क्या समझ रहे हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसमें एग्जांपल्स बहुत अच्छे से कोट कीजिए केस स्टडी में भी, और लास्ट में और एक कोट से जरूर एंड कीजिए। बाकी आपको मैं बताता हूँ अपनी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि खाली साइंस ग्रेजुएट ही दे सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, और साथ ही साथ जिन्होंने थोड़ा मेडिकल या एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड कर रखा है। इसको आप यूपीएससी के डिटेल गैजेटेड नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप 2 ऑप्शनल ले सकते हैं, जैसे कि मेरा ऑप्शनल था जियोलॉजी एंड फॉरेस्ट्री। वैसे आप कुछ कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, जैसे कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री आप नहीं ले सकते, 2 तरह की इंजीनियरिंग नहीं आप ले सकते, तो आपको ऐसे चूज़ करना है ऑप्शनल। और इसमें ऑप्शनल चूज़ करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में बॉटनी, और आप जानते हैं कि बॉटनी का इतना मटेरियल मार्केट में इतनी क्वालिटी का अवेलेबल नहीं है और इतने मेंटर्स भी नहीं मिल पाते, इसलिए मुझे जियोलॉजी लेनी पड़ी। जियोलॉजी लेने से आपका ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको ज्योग्राफी जो आप मेंस में पढ़ते हैं उसका आपका काफ़ी हेल्प मिलेगा, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी होती है उसमें, और एक जनरल जियोलॉजी होती है, ज्योग्राफी से काफ़ी लिंक्ड होती है। तो आप ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि मैंने मयंक मालविया सर और साथ ही साथ लॉरेंस कल्याण सर से जियोलॉजी की काफ़ी हेल्प ली थी, उनसे मैंने काफ़ी अंडरस्टैंड किया था। प्लैनेट जियोलॉजी के मैंने काफ़ी टेस्ट भी लिखे थे, तब जाके मेरा 2 महीने में जियोलॉजी का सिलेबस कवर हो पाया था। और साथ ही साथ मैंने फॉरेस्ट्री के लिए भी हॉर्नबिल की क्लासेस ली थी, उनकी टेस्ट सीरीज ली थी। और मैंने एक अजय टीएल करके सर है जो कि कर्नाटका में उनकी कोचिंग है, उनकी कोचिंग का नाम है DHI अकेडमी, उनसे मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज ली थी और उन्होंने PYQ को भी काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया था, जिससे मैं 2 महीने में 2 ऑप्शनल काफ़ी आसानी से प्रिपेयर कर सका था। और इंग्लिश और जीके का भी इसमें पेपर आता है, तो इंग्लिश भी आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जैसे कि इसमें ग्रामर आती है इंग्लिश की, इसमें इंग्लिश के पैसेज आते हैं, ऐसे लिखने होते हैं, तो आपको इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए। और आपका साथ ही साथ इसमें आता है जीके का पेपर, जिसमें आपको सारी जीके आती है, जो आप जितना भी जीएस में पढ़ते हो सब कुछ एक पेपर में आ जाता है। उसमें टोटल आपके आते हैं 24 क्वेश्चन, जो आपको 3 घंटे में कवर करने पड़ते हैं। तो आपकी जीएस भी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए आपका फॉरेस्ट सर्विस क्लियर करनी है। अब मैं बात करता हूँ अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा इंटरव्यू का जो मैंने रेलवे सर्विस में सिलेक्ट हुआ था, तो उस समय मेरा इंटरव्यू का बोर्ड थे ऑनरेबल स्मिता नागराजन मैम, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और उन्होंने मेरे से काफ़ी डैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे थे। और उसके बाद मेरा रेलवे सर्विस में थ्रू द रिजर्व लिस्ट नाम आ गया था। और मेरा फॉरेस्ट्री का जो दूसरा इंटरव्यू हुआ था, जो कि 2022 में हुआ था, वो लिया था मेरा ऑनरेबल BB स्वेन सर ने, जिन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स दिए थे 210, विच वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट एट दैट टाइम। उन्होंने भी मेरे से काफ़ी डैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे मेरी हॉबीज़ के बारे में, जैसे कि मेरी हॉबीज़ है नेचर बेस्ड वॉकिंग, डूइंग टीचिंग एंड सेवा, एंड डूइंग एंड रीडिंग हिस्टोरिकल बेस्ड नॉवेल्स एंड मूवीज़। तो ये मेरी हॉबीज़ है, तो इसके अराउंड ही मेरा पूरा इंटरव्यू गया था। और जब मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ था UPSC CSE का, तो उन्होंने लिया था सुमन शर्मा मैम ने, तो उन्होंने भी मेरे से काफ़ी डैप बेस्ड और करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, और वहाँ पे मुझे काफ़ी क्वेश्चंस नहीं आते थे। जैसे कि उन्होंने मेरे से डिफेंस का काफ़ी क्वेश्चन पूछा था, इसराइल पैलेस्टीन वॉर के बारे में, जितनी मेरे को इतनी डिटेल्स नहीं थी उस टाइम पे, जो कि मेरी मिस्टेक है, मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए था। एंड मेरा फॉरेस्ट्री का इंटरव्यू लिया था इस साल ऑनरेबल प्रीति सुदान मैम ने, जिन्होंने मेरे से काफ़ी कुछ टैब बेस्ड पूछा, मेरी हॉबी पूछी, मेरे से सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे कि आप जंगल में आग लग जाए तो उसे कैसे रोकेंगे, आप जंगल में पोचिंग होंगी तो उसे कैसे रोकेंगे, आप प्लांटिंग कैसे करेंगे। तो इस तरह के मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। तो इस साल मेरे आए थे इंटरव्यू में 204 मार्क्स, विच वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स अक्रॉस द बोर्ड्स। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि IRMS की वर्क प्रोफाइल कैसी होती है। तो IRMS आपकी आई है 8 सर्विस रेलवेज की मर्ज करने के बाद, इसमें काफ़ी इंजीनियरिंग सर्विस है, अकाउंट सर्विस है, एंड और भी सर्विसेज है, उनको मर्ज करने के बाद IRMS बनी है, जो कि काफ़ी अच्छी सर्विस है इंडिया में, क्योंकि ये ग्रुप A की सर्विस है, इसमें काफ़ी पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ है। तो ये आपको अच्छी सर्विस है, ये मैं चाहूँगा कि आप इसको अपनी IRS के बाद ही रखें, क्योंकि काफ़ी अच्छी सर्विस है और काफ़ी न्यू सर्विस है, तो इसमें आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा ऑल इंडिया का। एंड साथ ही साथ मेरी जो आपकी सर्विस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये आप जानते हैं क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस है, इट इज़ ऑफ द लेवल ऑफ IAS एंड IPS। इसमें आपको प्रॉपर पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ मिलती है, जो कि एक IAS IPS के लेवल की होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि आपको प्लांटिंग वर्क देखने इनसाइड द फॉरेस्ट, आपको पोचिंग कंट्रोल करनी है, आपके पास फॉरेस्ट सेटलमेंट की पावर्स भी होगी, आपका जुडिशियल रेवेन्यू और फॉरेस्ट की भी पावर होगी। तो ये काफ़ी अच्छी सर्विस है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कि एक्सपीरियंस के दिमाग में कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, जिनकी मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, तो मैं आपको उस लिस्ट के हिसाब से ही क्वेश्चंस बताना चाहूँगा। पहले की जो एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सिलेबस UPSC का काफ़ी वास्ट है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड,
तो ऐसा नहीं है, यूपीएससी कुछ सेट टीम्स पर ही क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि अब हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में यूपीएससी का फोकस ज़्यादा इंडियन रूलर्स पे है। जैसे कि अब वो विजयनगर से काफ़ी सवाल पूछ रही है, आपके जो अनकवर डायनेस्टी जैसे कि होयसाला किंगडम, चोला किंगडम, उनसे यूपीएससी काफ़ी सवाल पूछ रही है। तो आपको भी अपने हिसाब से पैटर्न अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मेरा 2021 का मेंस नहीं निकला था, तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज नहीं किया था। आपको लेटेस्ट पैटर्न ऑफ यूपीएससी देखना है, आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि ये पेपर इज ऑल अबाउट एग्जामिनर माइंडसेट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी में अब एस्पिरेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। देखो, अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ है या आपका सोशल साइंस में कुछ है तो आपको नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप ये सब पहले से कवर कर चुके हैं। लेकिन जो साइंस के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी मस्ट है, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी एनसीईआरटी से ही बनती है। जैसे ही कहा जाता है कि बुनियाद स्ट्रांग होनी चाहिए इस पेपर के लिए, तो आपकी बुनियाद एनसीईआरटी से ही बनेगी। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के अलावा जो कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि 11th और 12th की कम से कम बेसिक बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़े, क्योंकि आजकल यूपीएससी काफ़ी कुछ इनसे भी पूछ रही है, इन सवालों से भी। तो आपको इन एरिया को भी अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक एस्पिरेंट्स का कॉमन क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट वेबसाइट हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस प्रिपरेशन। तो आई विल सजेस्ट यू अ फेमस गवर्नमेंट वेबसाइट दैट यू माइट ऑल नो इज पीआईबी। पीआईबी में आपको हर मिनिस्ट्रीज के लेटेस्ट करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट न्यूज़ मिलते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कि मेरे को इस बार पीआईबी में काफ़ी हेल्प की थी अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या किया था कि पीआईबी के जो भी नोट्स आते, जैसे कि अग्नि 5 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, उसको मैंने प्रीलिम्स में पीआईबी से काफ़ी डिटेल में कवर किया था। तो इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी और काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है पीआईबी से। आपको लगता है कि आप सच में कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप न्यूज़पेपर आजकल देख सकते हैं, काफ़ी अलग अलग न्यूज़ आती है। तो एक पीआईबी आपको एक रियलिस्टिक गवर्नमेंट व्यू पॉइंट बताती है, जो कि आप मेंस आंसर में भी डायरेक्टली कोट कर सकते हो। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस बारी कि उन्होंने हमें 5 प्रण दिए थे फॉर द डेवलप्ड इंडिया। तो मैंने आंसर में अपने कई आंसर अपने ऐसे में डायरेक्टली कोट किया था। तो अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, इन सबके आप स्पीचेस और इनके की आइडियाज़ को आप हमेशा आंसर में कोट कर सकते हैं एथिक्स के पेपर में, क्योंकि ये आपको काफ़ी अच्छा वैल्यू देंगे और आपको लगेगा कि आप सच में सिविल सर्वेंट है, क्योंकि ये काफ़ी हाई वैल्यू पॉइंट्स बोलते हैं। तो आप इनकी बातें ज़रूर कोट कीजिए अपने आंसर में। देखिए, अगला डाउट ये है कि खुद के नोट से पढ़े या दूसरों के नोट से पढ़े। देखिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यदि आपको दूसरों के नोट्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि फॉर माई केस आई लाइक अपूर्व सर जियोलॉजी नोट्स अ लॉट एंड आई ऑल्सो लाइक द ऋषभ राज जैन सर IFS notes quite lot, so I used to study these notes quite well. Also, I made my own notes. I will also share you if you want. You can message me. एंड नोट्स से ज़्यादा आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए, क्योंकि नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं, दूसरों की पढ़ सकते हैं, पर आपको अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खुद के नोट से पढ़े या टेक्स्ट बुक से पढ़े। देखिए, आपको टेक्स्ट बुक तो 100% पढ़नी होगी। टेक्स्ट बुक के बिना आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो सकती इस पेपर में। कंसेप्ट के लिए आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, स्पेक्ट्रम के लिए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम एंड बेसिक एनसीईआरटी, आपको ये पढ़नी पड़ेगी। इसके बिना आप कोई भी नोट्स उठा लीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला अच्छे से। और हिस्ट्री के लिए मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मेरा ऑप्शनल खुद का हिस्ट्री था। हिस्ट्री आप कैसे पढ़ सकते हैं अच्छे से, आप हर सब्जेक्ट के एक प्रॉपर मैप बनाइए। जैसे कि मैं क्या करता था, वर्ल्ड वॉर 2 समझने के लिए मैं पूरा यूरोप को समझता था पहले, उसके बाद मैं अलग अलग डायनेमिक्स समझता था यूरोप के, उसकी ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, रिवर। उससे क्या होता था, मुझे हिस्ट्री याद करने में बहुत आसानी हो जाती थी। और साथ ही मैं एंशिएंट इंडिया में क्या करता था, विजयनगर की पूरा वो समझता था। उससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी काफ़ी होगी यदि आप मैप्स बना के पढ़ेंगे तो। उसके बाद वैल्यू एडिशन कैसे करें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता। आपको बेसिकली आपको अपने आंसर प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी की स्पीच कोट कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए, माननीय गृह मंत्री जी की स्पीच कोट कर सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं अच्छे अच्छे। उसके बाद आप मैप्स बना सकते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी में खास तौर से। उसके बाद आपको साइक्लोन का डायग्राम आता है तो उसको बनाइए, क्योंकि इससे आपका वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप कुछ फैक्ट्स भी कोट कर सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी आपसे पूछती है अर्थक्वेक के बारे में पूछती है, तो अब रिसेंट में जो अर्थक्वेक आया उसके बारे में आप जरूर बताइए। जैसे कि अभी रिसेंट में टर्की में अर्थक्वेक आया,
आपका रिसेंट में अभी काफ़ी जगह सुनामी आई थी, तो आप उसके बारे में बताइए। यूपीएससी आपको नहीं लिखा है करंट इवेंट्स लिखी है, पर आपको लिखने क्योंकि एग्जाम इज ऑल अबाउट करंट प्लस स्टैटिक एंड हु मास्टर्स दिस इज फॉर्चुनेटली क्लियर्स द एग्जाम। ऐसे में भी आप करंट को काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस साल करंट को काफ़ी यूज़ किया था। फॉर एग्जाम्पल इस साल यूपीएससी ने एक ऐसे का टॉपिक दिया था, द सोसाइटी विच हैज़ जस्टिस डू नॉट लॉन्गर रिक्वायर्स आर्म्स, इस तरह का उस टॉपिक था। तो इसमें मैंने काफ़ी करंट की चीज़ें भी यूज़ की थी, जैसे कि मैंने एक कंट्री का एग्जांपल दिया था कि वो वहाँ उस कंट्री में खाली आर्म्स लिए जाते हैं, जो कि आर्म्स को कहते हैं बेसिकली दान भिक्षा, तो उस कंट्री में आपकी जस्टिस नहीं हो सकती। पर इसी तरह अगर आप इकोनॉमिक्स को ऐसे करंट्स के टॉपिक से लिंक करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा ऐसे भी जाएगा। उसके बाद यूपीएससी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूपीएससी की तैयारी कब से करें। देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपने कॉलेज खत्म होने के बाद से करिए, क्योंकि कॉलेज से आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिलेगा जो कि आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आएगा। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी काफ़ी शेप हो जाएगी एंड आपको ओवरऑल काफ़ी एक्सपीरियंस भी आएगा। जैसे आप एनएसएस में काम करेंगे अपने कॉलेज में, आप अपने कॉलेज में अपनी हॉबीज़ पे काम करेंगे, तो उससे आप इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा दिखा सकते हैं अपने आप को कि मैंने सर ये किया था, ये किया था। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे यूपीएससी इंटरव्यू में। तो मैं आपको कहूँगा कि अपने कॉलेज के बाद आप ये प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा, तो उसके बाद आपको काफ़ी टाइम भी मिलेगा, तो आप उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो एस्पिरेंट्स का कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपने यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू की। तो मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी 2019 में, जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था और मैंने अपनी एमएससी में एडमिशन लिया था। तो उसके साथ साथ मैं अपनी तैयारी करता था और मैंने वीकेंड्स बैच का शेड्यूल लिया था ताकि मेरा कॉलेज सेक्रीफाइस ना हो इतना। तो उसके बाद स्टूडेंट्स का एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि सीए की तैयारी कैसे करें, जो कि आपके करंट अफेयर्स होते हैं। तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए आप बेसिकली किसी भी कोचिंग की मैगजीन उठा सकते हैं, उससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं, उसकी लाइन एंड लेंथ देख सकते हो। उसके बाद आप न्यूज़पेपर से वो टॉपिक एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए तो आपका करंट अफेयर्स काफ़ी वाइड होता है। आप प्रीलिम्स के लिए आप करंट अफेयर्स जितना मर्जी पढ़ लीजिए, लास्ट में आपको एलिमिनेशन करना ही पड़ेगा। तो यूपीएससी पेपर ही ऐसा बनाते हैं कि उसको काफ़ी शार्प माइंड चाहिए जो कि एलिमिनेट कर सके और आंसर तक पहुंच सके। जैसे कि इसे कोशिश तैयारी के पेपर में मेरे 111 नंबर आए थे प्रीलिम्स में, तो मेरे को 30 के अलावा क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो उसके बाद मैंने एलिमिनेशन यूज़ किया और मेरे 111 नंबर आ गए। तो एलिमिनेशन आपको प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे कि आपको लॉजिक ढूंढने यार पेपर में, जैसे कि कई क्वेश्चन यूपीएससी एकदम एब्सर्ड पूछती है, तो आपको पता चल जाएगा कि गलत है अगर आप बेसिक लॉजिक भी अपनाएंगे अपना तो। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर्स आपके इस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डू नॉट स्किप न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स आपको 2 डेली पढ़ने चाहिए, जैसे कि मैं पढ़ता था द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको अलग अलग इश्यूज़ पता चलेंगे देश में क्या चल रहा है। आपको ये पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर जी अभी क्या कर रहे हैं, वो कहाँ गया, हमारे इंडिया का फॉरेन रिलेशंस कैसा है, हमारे इंडिया का वो कैसा है, जीडीपी क्या चल रही है। तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, इससे आपको काफ़ी लॉजिक डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स का कॉमन है कि आप कौन सी मैगजीन फॉलो करते थे। तो मैंने जैसे बताया कि मैं विजन और फॉरम आईएएस की मैगजीन काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता था। मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहता था, मैं डेली पढ़ता था इनको, तो इससे मुझे क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड न्यूज़ रहती थी मेरे पास और मैं इससे काफ़ी लॉजिक डेवलप कर लेता था अपने कि ये अगर स्टेटमेंट आ गई तो ये 100% गलत होगी, ये स्टेटमेंट आ गई तो 100% सही होगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है मेरे को। तो मैगजीन कैसे पढ़े, तो मैगजीन पढ़ने का एक बेसिक तरीका होता है कि आप पहले तो कंटेंट पढ़िए सारे। आप देखिए कि क्या क्या कंटेंट है इस मैगजीन में। जैसे कि विजन की मैगजीन होती है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी इन सब सेक्शन में डिवाइडेड होती है। तो आप देखिए कि आपके इस एग्जाम के लिए कौन सा रेलिवेंट टॉपिक हो सकता है। पहले तो आप स्टैटिक सिलेबस देखिए कि आपने कौन कौन सा स्टैटिक पार्ट कवर कर रखा है, ठीक है। जैसे कि विजन कई बार टॉपिक्स रिपीट कर देता है अपने, जैसे कि वो लचित बोरफुकन जी के बारे में बताता है, पर लचित बोरफुकन जी को हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ रखा, तो हम ऑलरेडी उसको डबल मेहनत क्यों करें। तो आप वही टॉपिक्स पढ़िए जो आपके लिए एकदम न्यू है और जो आपके लिए लगता है कि मेंस या प्रीलिम्स लेवल के लिए आप अलग अलग सेग्रीगेट कीजिए। जैसे मेंस में आपके ब्रॉड टीम्स पे कोई यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा हमेशा। तो इस बार यूपीएससी ने पूछा नो फंडिंग फॉर टेरर, तो एक ब्रॉड टीम था, तो ये मेरे को पता था कि यूपीएससी मेंस में 100% पूछेगा। प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़े लाइट टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। और जो ये बच्चे कहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग करनी चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल भी। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इस बार कई क्वेश्चन आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग से क्वेश्चन आए हुए जो कि आप प्रीलिम्स सिलेबस में नॉर्मली नहीं पढ़ते। इस बार होम गार्ड से क्वेश्चन आ रखा है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंटीग्रेटेड होकर पढ़ना चाहिए। और ये बात छोड़ दीजिए कि प्रीलिम्स का हम कर लेंगे मेंस बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। प्रीलिम्स के बाद आपको खाली 3 महीने मिलेंगे। 3 महीने में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप साथ में अपना मेंस भी कर लीजिए, साथ में अपना इंटरव्यू भी कर लेंगे, साथ में वो भी कर लेंगे, एकदम इम्पॉसिबल चीज़ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दोनों साथ में लेके चलिए ताकि बाद में आपका लोड कम हो।
और मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि जिन लोगों का भी फॉरेस्ट्री का कॉल आता है, क्योंकि प्रीलिम्स की इसकी कट ऑफ जाती है 93 और सिविल्स की आपको पता है 75 के करीब जाती है, तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो जिसको भी कट ऑफ का कॉल आता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फॉरेस्ट्री का मेन्स आप देखिएगा कि 100 to 200 बच्चे पहले गिव अप कर देते हैं। तो यदि आप मेन्स देने जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि सीएससी में काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिछली बार 956 मार्क्स थे, इस बार 924 थे। तो आप देख सकते हैं कितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इस एग्ज़ाम में। तो मैं कहूँगा कि फॉरेस्ट्री का आप ज़रूर से ज़रूर मेंस दीजिए, और फॉरेस्ट्री में आपके बहुत हाई चांस है सिलेक्ट होने के। जो भी साइंस ग्रेजुएट है मैं उनसे अपील करूँगा कि आप ज़रूर दीजिए फॉरेस्ट्री का मेंस, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। ये आपकी एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और ये कोई बेकार सर्विस नहीं है, ये ऑल इंडिया सर्विस है, जो कि एक आईएएस और आईपीएस के कंपैरिजन की, और इसमें आपको बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत अच्छी पीसफुल जॉब मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फॉरेस्ट्री का मेंस आप 100% दीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बच्चों का कॉमन आता है कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि प्रीलिम्स की मैंने कभी कोई ज़िंदगी में टेस्ट सीरीज़ नहीं दी। प्रीलिम्स का मैं क्या करता है, टेलीग्राम पे जो आपकी टेस्ट सीरीज़ आती थी मैं उनसे क्वेश्चंस ले लेता था और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता था। जैसे कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स में आपको करना है कि डेली 100 क्वेश्चंस कीजिए, उसको सॉल्व करके देखिए, अपनी एक्यूरेसी देखिए। जैसे कि मैं जब स्टार्ट करता था मेरी खाली 30 क्वेश्चन थी एक्यूरेसी आउट ऑफ 100। धीरे धीरे जब मैंने करना चाहा तो मेरी 70-80 तक भी पहुंची। तो आपको ये डेली करना पड़ेगा 100 क्वेश्चन, चाहे आपका प्रीलिम्स हो भी जाए तब भी आपको डेली करना पड़ेगा, क्योंकि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, यू नेवर नो वेदर यू विल क्लियर दिस एग्जाम और नॉट। सो आपको प्रीलिम्स रोज करना पड़ेगा। उसके बाद मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज 100% लिखनी है। जैसे कि मैंने सिलेक्शन आईएएस की टेस्ट सीरीज काफ़ी लिखी थी, जो कि आपको काफ़ी अच्छी थी। उसमें काफ़ी पीवाईक्यू का डिटेल्ड एनालिसिस भी था, और आज़ाद सर जो वाक़े थे उन्होंने काफ़ी अच्छा हेल्प भी किया, मेरे को गाइड भी किया। साथ ही साथ मैंने फॉरम आईएएस की भी टेस्ट सीरीज लिखी थी और विजन की भी टेस्ट सीरीज लिखी थी, जो कि विजन का अभ्यास आता है। उससे मुझे अपनी काफ़ी मिस्टेक्स पता चली, उसका बहुत अच्छा एवोल्यूशन होता है। तो आप ये काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज से अच्छा आप अपने 5-6 लोगों का ग्रुप बनाइए, जैसे कि अलग अलग ऑप्शन। जैसे मेरा ग्रुप में था, एक मेरा दोस्त था फिलोसफी ऑप्शनल का, एक मेरा दोस्त था एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, एक मेरा दोस्त था ज्योग्राफी ऑप्शनल का। तो मैं उनसे अलग अलग अपने आंसर डिस्कस कराता था, और मैं अपने अपने आंसर भी उनको देता था। तो मेरे को काफ़ी अच्छा फीडबैक देते थे, जिससे मेरा काफ़ी स्कोर इंप्रूव हुआ। ऐसे ही मैंने फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी के लिए भी मयंक सर की टेस्ट सीरीज दी थी, जो कि प्लानट जियोलॉजी के फाउंडर है। और साथ ही साथ मैंने फॉरेस्ट्री के लिए अजय सर और हॉर्नबिल की ली थी, तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी और मेरा स्कोर काफ़ी इंप्रूव हुआ था इस साल। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी, तो इसका कुछ लॉजिक नहीं है। देखिए प्रीलिम्स के लिए जैसे कि मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ। प्रीलिम्स के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे डेली पढ़ता था, और मेंस के लिए मैं 12 से 13 घंटे तक पढ़ा हूँ। इंटरव्यू के लिए देखिए, इंटरव्यू के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी भी शेप करनी पड़ती है, तो इंटरव्यू के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, और पढ़ाई पर थोड़ा कम ध्यान भी देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि इंटरव्यू नेवर नो इट विल go which side. So you have to make strong opinions in interview, and you have to also meet people. You have to also work on your physical fitness so that you can get good marks in your interview also. So next question है कि मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिला। So देखिए मुझे मोटिवेशन अपने अंदर से मिला, क्योंकि मेरा कॉलेज, जैसे मैंने बताया हंसराज कॉलेज, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े आईएएस आईपीएस निकले उस कॉलेज से। तो मुझे उस कॉलेज में जाके एक मोटिवेशन आया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि बचपन से मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे अपने देश की सेवा करनी चाहिए, और मैं ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के भी विजन से काफ़ी इंस्पायर हूँ, डेवलप इंडिया बाय 2050। तो मुझे इसमें अपना रोल प्ले करना है, और ये मेरा काफ़ी गर्व की बात है कि मैं इस रोल में आ सकता हूँ। तो मुझे डेवलप्ड इंडिया के गोल में पार्ट लेना, इसलिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरा इस एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपना टाइम टेबल कैसे फॉलो किया। तो देखिए मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। बेसिकली मैं रोज़ के 6 सब्जेक्ट पढ़ता था, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। एंड जब मेरा सिविल्स का प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मैंने इसको 2-2 घंटे का शेड्यूल दिया। साथ ही में जब मैंने अपना फॉरेस्ट्री का दिया तो मैंने इसमें काफ़ी अच्छा टाइम टेबल बनाया था। जैसे मैं 6 घंटा डेली फॉरेस्ट्री पढ़ता था, एंड 6 घंटा डेली जियोलॉजी करता था। एंड जब लास्ट के आपके 15 दिन बचते तो मैंने इंग्लिश और जीके भी दबा के की। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे एनालिसिस किए, बीबीसी से पढ़ा। तो उससे मेरा काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन गई, और मेरे इस बार इंग्लिश में 161 मार्क्स आए थे, और फॉरेस्ट्री में मेरे कंबाइंड मिला के 208 आए थे आउट ऑफ 400। एंड जियोलॉजी में मेरे 232 मार्क्स के करीब आए थे। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है इन ऑप्शनल के लिए आपके। तो उसके बाद सोशल मीडिया का देखिए, सोशल मीडिया में कुछ एस्पिरेंट्स का ये मानना है कि सोशल मीडिया से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि बात सही भी है कुछ हद तक। पर सोशल मीडिया में जैसे कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को फॉलो करता था,
अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को फॉलो करता था, अलग अलग बड़े बड़े लीडर्स को फॉलो करता था, जैसे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल गृह मंत्री जी, उन सबको फॉलो करता था। तो इससे मुझे काफ़ी अपडेट्स मिलते रहते थे कि क्या चल रहा है दुनिया में। एंड मैं यूट्यूब चैनल में भी काफ़ी फॉलो करता था हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिससे मुझे काफ़ी अपडेट्स मिलते हैं। 1 second, I will take your questions. After 2-3 questions are more of common aspirants, then I will take your questions. So next question of common aspirants is that whether we should go to Delhi for your UPSC preparation. See, I will suggest you, देखिए आजकल टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाता है आसानी से। तो आप अगर आप जाना चाहते हैं वाकई, तो आप दिल्ली आइए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आपके पास इतना बजट नहीं है दिल्ली आने का, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप टेलीग्राम पे जाइए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पर दिल्ली आने से ये है कि आपको एक माहौल मिल जाएगा, आपको कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे, आप उनको देख के थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं। तो दिल्ली आने में कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तभी आइए, आप किसी को फॉलो मत कीजिए अंधाधुंध। आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस देखिए, अपना अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। उसके बाद एक एस्पिरेंट्स का कॉमन क्वेश्चन आता है कि प्लान बी क्या होना चाहिए इस यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। देखिए, मुझे भी जब मेरे पहले 2 अटेम्प्ट पे कुछ सफलता नहीं मिली थी, तो मुझे भी था कि मेरा भी कुछ प्लान भी होना चाहिए। और मैंने सोचा हुआ था कि अगर मेरा नहीं होता तो मैं एनवायरनमेंट साइंस में कोई जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट स्टडीज़ कर रखी है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मैंने अप्लाई भी किया था इसके लिए, और साथ ही साथ मैंने कोचिंग्स में भी पढ़ाया हुआ है, जैसे कि सिलेक्शन आया, इसमें आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी गाइडेंस की है। तो मैंने ये सब किया था अपनी प्लान बी के लिए। पर फॉर्चुनेटली मेरा IRMS में जब हो गया, तो मैं इसमें डेडिकेटेड रहा था। तो अगर मुझे यूपीएससी देने का दोबारा मौका मिले, तो मैं क्या गलतियाँ नहीं करूँगा। सबसे पहली गलती तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं PYQ को एनालाइज़ किए बिना पेपर देने जाऊँगा। दूसरा, मैं ये नहीं करूँगा कि मैं अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अपने एस्पिरेंट से चेक नहीं कराऊँगा अच्छे से। एंड थर्डली, मैं अपना एक पीयर ग्रुप अच्छा रखूँगा इस बारी। तो अगला क्वेश्चन जो कि कॉमन एस्पिरेंट्स का होता है कि हाउ टू कीप मोटिवेटेड ड्यूरिंग स्टडीज़। सो मोटिवेटेड रहने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बेसिकली अपने माँ बाप को देखिए, वो कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। अब अपने फेलो एस्पिरेंट्स को देखिए, वो आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो भी अब अपने फेलो IAS को देखिए, अब उनसे मोटिवेशन लीजिए। अब हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को देखिए, उनका मोटिवेशन है कि डेवलप्ड इंडिया का। अब ऐसे करके आप ये सब कर सकते हैं, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो हमारे सैनिकों को देख सकते हैं, वो कितना अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो आपको बस पढ़ना ही है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो अब आप अपने क्वेश्चंस बताइए, जो आपको डाउट्स है आप अपने हाथ रेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि PCM के लिए बेस्ट ऑप्शनल क्या है BSc में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर माई स्ट्रेंथ इज बॉटनी, सो आई डिसाइडेड टू चूज फॉर बॉटनी। बट यू कैन ऑल्सो चूज फिजिक्स, केमिस्ट्री, zoology, life sciences also. It has also great scope and it will also provide you great job. So I will suggest you can take these subjects in your graduation. Any other questions you have, guys? Please free to ask. It is nearing to prelims, so you can ask your doubts, any elimination technique, any tip from my side. You can ask clearly. Do not hesitate. You can ask. एक क्वेश्चन आया कमेंट बॉक्स में कि प्रीलिम्स के लिए एलिमिनेशन टेक्निक्स वर्क करती है या नहीं। तो देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक्स आपकी हमेशा से वर्क करेगी। एलिमिनेशन इज़ नॉट डेड इन UPSC। आपको लॉजिक अपना लगाना पड़ेगा। और एलिमिनेशन क्या है, आप ब्लाइंडली किसी भी एलिमिनेशन को फॉलो मत कीजिएगा। एलिमिनेशन इज़ बेसिकली हाउ टू चूज अ लॉजिक, एंड प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट लॉजिक. Go deep into the facts and you will automatically get answer. Now one question in the comment box is that which is best book for environment sciences. For environment studies, I will suggest you to go for Shankar IAS. It is a very wholesome book and it will cover all your static and current affairs. Plus you have to also read the class 12th NCERT last 4 chapters. It is about environment. And I will suggest you to read daily newspapers and follow Anyone magazine to cover environment studies holistically. Any other question, guys? Please feel free to ask. Prelims is almost a month away. Please free to ask. देखिए, प्लान बी के बारे में तो हर बंदा सोचता है। जब मेरा भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था पहले अटेम्प्ट में और मेंस नहीं हुआ था दूसरे अटेम्प्ट में, मैंने भी बहुत सोचा था। मैं काफ़ी ज़्यादा अकेला भी रहा था, काफ़ी सोच भी रहा था इस बारे में। पर प्लान बी के बारे में सोचना कोई गलत नहीं है। ये बेसिकली गलत ये है कि आप खाली प्लान बी के बारे में सोचिए। देखिए, आपको अपना पूरा एफर्ट डालना है। प्लान ए जो कि आपका UPSC है, क्योंकि आप तभी इस प्रिपरेशन में आए हैं।
प्लान बी क्या तब सोचिए जैसे कि आपके 3-4 टर्म में कुछ नहीं हो रहा, तो आप डेफिनेटली अपना पहले प्लान बी पूरा कीजिए, क्योंकि इससे आपको एक स्टेबिलिटी आएगी, आपके पास एक जॉब होगी, तो आप इस प्रिपरेशन में आराम से अपना टाइम लगा सकते हैं। और देखिए आपके पास एक बार जॉब आएगी तो आपका थोड़ा फैमिली प्रेशर भी कम हो जाएगा, आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो जो कि आपका इंटरव्यू में भी काफ़ी रिफ्लेक्ट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन माई केस आई डिसाइडेड टू टेक गो फॉर कोचिंग व्हेन आई डिड नॉट क्लियर द यूपीएससी इन माई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स. So this was the reason for my confidence, and that is why I cleared UPSC back to back 2 times. देखिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट फॉर माई केस मैं हमेशा 30 क्वेश्चन स्टैंडर्ड सोर्सेज से हमेशा कर लेता था। और स्टैंडर्ड सोर्सेज आपके बेसिकली जो कि मैंने आपको बुक्स बताई है वो है, उसके अलावा आप मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। देखिए लोनलीनेस भी इस एग्ज़ाम का बहुत बड़ा पार्ट है। जब जब मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो 4-5 साल तक ना मैंने किसी शादी अटेंड की, ना किसी का फंक्शन अटेंड किया, ना किसी की बर्थडे पार्टीज इवन अटेंड की। मैं बस बेसिकली अपने रूम में ही रहता था और अपने रूम के अलावा बस गार्डन चला जाता था अपनी हॉबीज़ के लिए। तो बेसिकली लोनलीनेस को आपको डील करना आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको एक डेडिकेटेड एंड फोकस इंसान मांगता है यूपीएससी, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। तो लोनलीनेस के लिए या तो आप बेसिकली एक हॉबी डेवलप कर सकते हैं, जैसे मेरी थी नेचर बेस्ड वॉकिंग एंड रीडिंग हिस्टोरिकल बेस्ड नॉवेल्स एंड वॉचिंग मूवीज़। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, इससे मैं अपना लोनलीनेस का टाइम यूज़ कर पाता था। तो भागने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी लग जाती है, तो इससे आपको लोनलीनेस और जो आपके अंदर जो डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस तरह मैं अपनी लोनलीनेस को डील करता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, पर आपको डेडिकेटेडली इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। एनी अदर डाउट्स गाइस? Ask anything about mains, GS, interview, forestry, anything. Ask anything about Indian Forest Service work profile if you want. I can help you. एक क्वेश्चन आया भी कमेंट सेक्शन में कि हाउ इज द बेस्ट सोर्स फॉर द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए कोई मैंने बेस्ट सोर्स फॉलो नहीं किया था। मैं बेसिकली क्या करता था, मैं एडिटोरियल्स पढ़ता था रोज़ न्यूज़पेपर्स के, द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स के। उससे मैं बेसिकली एक थीम निकाल लेता था उसका, और मैं थीम को अपने फिर फ्रेंड से पढ़वाता था जो कि एक इंग्लिश टीचर है। तो वो मुझे बताता था कि मैंने थीम से आइडेंटिफाई किया नहीं किया। तो इस तरह से मैं ये करता था। एक क्वेश्चन अभी कमेंट सेक्शन में है कि हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के लिए आपको पहले तो 2011 से 2023 तक सारे क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद आपको एक देखना पड़ेगा कि यूपीएससी कौन सा कोर थीम रिपीट कर रही है। जैसे कि इन्वायरमेंट में यूपीएससी हमेशा नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछती है। एक क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिल जाएगा नेशनल पार्क से, और उसके अलावा आपको टाइगर स्पीसीज एलिफेंट से भी क्वेश्चन मिल जाएगा हमेशा यूपीएससी का। साथ ही साथ यूपीएससी जैसे हिस्ट्री में आपसे आजकल डायनेस्टीज के बारे में बहुत पूछ रहे हैं कि इसकी क्रोनोलॉजी बताइए, इसका वो बताइए। उसके बाद यूपीएससी आपसे विजयनगर के बारे में भी हर 1-2 साल में क्वेश्चन पूछती है। आपसे तमिल संगम के बारे में पूछती है यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी का लगातार 2 बार ही हो रहा है ये। और यूपीएससी पॉलिटी में आपसे बेसिक वर्ड्स के क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपके प्रीलिम्बल में मेंशन है, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब आप देख के समझ पाएंगे। जैसे कि ये सब मैं एनालिसिस करता था। अगर आपको मेरे कोर थीम्स के चाहिए तो आप सर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और कोई डाउट है आपका, जैसे कि मेंस के पीवाईक्यू कैसे करें? देखिए मैंने कभी ऐसा कोर्स नहीं लिया था। तो देखिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसए। एसए के लिए जैसे मैंने बताया आपका स्टैटिक पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको पेस्टल अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि मैं पेस्टल अप्रोच फॉलो करता था, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड लीगल। तो इसकी तरह से मैं अलग अलग डायमेंशंस ला पाता था अपने आंसर में, और साथ ही साथ मैं अपने आंसर्स को काफ़ी मल्टी डायमेंशनल बनाता था। और मैं हमेशा एक स्टोरी ऐड करने की कोशिश ज़रूर करता था, क्योंकि ऐसे आपका एक मूवी की तरह, अगर आप अपनी मूवी को एक थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड देंगे तो आपके एग्जामिनर को भी काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। और साथ ही साथ अपनी लाइफ से भी कुछ एग्जांपल डालिए। जैसे कि यूपीएससी पूछता है कि आपकी लाइफ में कोई करेज का एग्जांपल दीजिए, तो आप अपनी लाइफ में कोई करेज का एग्जांपल दीजिए। यूपीएससी से पूछता है जस्टिस का एग्जांपल दीजिए, अपनी लाइफ से कोई जस्टिस का एग्जांपल दीजिए कि आपने कैसे किसी ज़रूरतमंद की मदद की। और ऐसे में आप अपना कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना करंट अफेयर्स भी अपना लिंक कीजिए। स्टैटिक तो लिंक आपका हो ही जाएगा क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे है। और आप थोड़ा इंटरनेशनल अफेयर से भी थोड़ा पॉइंट डालने की कोशिश करिए। आप अपने हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल गृह मंत्री जी, ऑनरेबल मंत्रियों जी की भी स्पीच कोट कर सकते हैं। आप पीआईबी से भी काफ़ी डाटा ले सकते हैं। तो इससे आपका इससे काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम जीरो। देखिए आंसर राइटिंग हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है। तो पहले आंसर राइटिंग के लिए आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए। जैसे कि मेरे 3-4 दोस्त थे, मैंने आपको बताया, एक का फिलोसफी ऑप्शनल था, एक का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था, एक का ज्योग्राफी ऑप्शनल था। मैं उनसे अपना आंसर एनालाइज कराता था,
उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ उसके बाद ज्वाइन की थी, जब मैंने अपना काफ़ी अच्छा लेवल डेवलप कर लिया था। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ अच्छे से विजन की टेस्ट सीरीज़ दी, फॉरम की टेस्ट सीरीज़ दी, मैंने अपनी सिलेक्शन आई इसके आज़ाद सर की टेस्ट सीरीज़ का मैंने काफ़ी दी, हिस्ट्री ऑप्शनल की मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज़ लिखी, इग्नू के नोट्स मैंने काफ़ी पढ़े, तो इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। देखिए Win 21, Win 22 and 23 is very good. I also tried it, but I will suggest you to go for Ramesh Singh first. It will help you to cover the basic concepts about economy. Then you can go for this course. Any other doubts about forestry optional, about geology optional? Any doubts? Any doubts about service preference, how to fill DEF? You can ask me if you want. हाँ, देखिए कि आप क्या कर सकते हो, ऑल इंडिया कोचिंग आजकल सारी कोचिंग अच्छी है, सारे के टेस्ट सीरीज अच्छी है, पर आप हर कोचिंग का स्ट्रेंथ देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, पर आप हर कोचिंग का स्ट्रेंथ देख सकते हैं। जैसे कि किसी कोचिंग की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी होती है, किसी की मेंस की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी होती है, तो आप इस हिसाब से अपना कोचिंग ले सकते हैं। जैसे कि फॉरम एंड विजन की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी होती है, मैं आपको सजेस्ट भी कर सकता हूँ लेने के लिए। सिलेक्शन आई जहाँ से मैं पढ़ा हूँ कोचिंग, उसकी भी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी होती है, वो भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। देखिए एथिक्स के भी जो बेसिक सोर्स होते हैं और बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, पार्शियलिटी, वो सब के लिए आप बेसिकली आप लूसेंट की बुक को रेफर कर सकते हैं। लूसेंट की बुक में हर चीज़ का एक डेफिनेशन दे रखा है। उसके बाद मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि साथ में आप अपने एग्जाम्पल्स भी बनाइए। जैसे कि मैं क्या करता था, मैं करेज का एग्जाम्पल लेना, मैं अपनी लाइफ से कोई एग्जाम्पल उठाता था करेज का, और जैसे कि मेरे को किसी ट्रांसपेरेंसी के एग्जाम्पल दे, तो इससे आप यूपीएससी एग्जामिनर आपसे रिलेट कर सकते हैं कि आप में सच में कोई ऑफिसर वाली क्वालिटी है, नहीं है कि आप खाली फेक रहे हो अपनी बात पे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, पॉलिटी के नोट्स नेसेसरी है, तो मैं कहूँगा येस, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टडी पॉलिटी नोट्स, बिकॉज पॉलिटी नोट्स आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टू राइट आंसर्स इन GS2. For I used to make polity notes, like I used to quote a judgment in my notes. I used to add values from the constitution. I used to add a constitution article. I used to add a state judgment on this particular question. For example, constitutional morality, when the UPSC asks, I had already prepared a 2-page notes on the same topic. That really helped me to write the exam in very fast manner. So one question in the comment box is that, is plan B really necessary? So yes, plan B is really necessary for UPSC, because you know it is a very competitive exam. Nearly 10 lakh people sit for the exam, and only 1,000 people get selected. So yes, plan B is very necessary for UPSC. And if you are a science graduate, go for Indian Engineering Service and Indian Forest Service. And if you are an economic graduate, go for Indian Economic Service. It will very much helpful to prepare along with UPSC. देखिए स्टैटिक की प्रिपरेशन के लिए आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि स्टैटिक के लिए, जैसे कि मैंने नोट्स बनाए थे अपने, तो नोट्स बनाने से क्या हुआ था, मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। जैसे मैंने स्पेक्ट्रम के बहुत कंसाइज नोट्स बना रखे हैं, उससे मैं फटाफट 10-15 मिनट में पूरा स्पेक्ट्रम रिवाइज कर लेता था, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे। और साथ ही साथ मैं पॉलिटिकल के भी नोट्स बनाते लक्ष्मीकांत से, और इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी, क्योंकि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, तो मुझे उसमें काफ़ी दिक्कत नहीं पड़ी ज़्यादा। और एक क्वेश्चन है कि किसी के 12th में थोड़े कम नंबर आते, तो वो क्या यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर सकता? तो ऐसा नहीं है, आप कितने आईएएस को देखिए, उनके कितने कम नंबर आते हैं, फिर भी वो ऑल इंडिया रैंक 1 आते हैं, किसी के ऑल इंडिया रैंक 2 आती है। पर तो यहाँ जब भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके नंबर आएंगे। और ऐसे एग्जाम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक लेवल पे होते हैं, सब 0 से स्टार्ट करते हैं। तो आप भी अच्छे से पढ़िए, आपका भी हो सकता है। देखिए हिस्ट्री क्योंकि मेरा भी ऑप्शनल था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हिस्ट्री का। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं हिस्ट्री ऑप्शनल में हमेशा मैप बना के पढ़ा करता था। मैप बनाने से क्या होता है कि आप बेसिकली, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 मैंने आपको बताया था कि मैंने यूरोप के मैप बना रखे हैं अपने कमरे में अभी भी, और यूरोप के अलावा मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के भी सारे मैप्स बना रखे हैं। इससे मुझे उनकी लोकल टॉपोग्राफी के बारे में पता चलता था। लोकल टॉपोग्राफी से क्या होता है, जैसे कि गोपुरम, आपका एक लॉजिक होता है कि साउथ इंडिया के टेम्पल में गोपुरम होता है, तो वहाँ पे पानी नहीं होता, इसलिए गोपुरम होंगे ना वहाँ पे। तो आपको बेसिकली कुछ नॉलेज आपके क्लियर हो जाएंगे उस सब्जेक्ट से। और साथ ही साथ जैसे कि जो बुक्स होती है एंशिएंट इंडिया में, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं उनके कोड वर्ड देता था, जैसे कि नागासेना ने लिखी आपकी कोई बुक, तो उसका मैं कोड वर्ड दे देता था, या मैं उसकी कुछ स्टोरी बना लेता था कि नागासेना ने ऐसा किया तो एक बुक लिखी गई। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हिस्ट्री आप स्टोरी के थ्रू और साथ में मैप के थ्रू अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और मैं आपको अपने नोट्स ज़रूर शेयर करूंगा। मैं यूपीएससी टाइम इंडिया को अपने नोट्स शेयर करूंगा, जिससे आप भी मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और कोई डाउट आपका?
देखिए, नोट्स बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो। जैसे कि मैं आधे नोट्स अपने हिंदी में बनाया करता था और आधे नोट्स अपने इंग्लिश में बनाया करता था, ये मेरे को कंफर्टेबल था। और मैं ज़्यादा कुछ बल्कि और काली फैशनेबल राइटिंग से नहीं लिखता था, मैं एकदम सिंपल राइटिंग से लिखता जो मुझे बाद में समझ आ सके और मैं ईजिली रिकॉल कर सकूँ। कुछ नोट्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म के थ्रू भी लिखा हुआ है, तो जो भी लैंग्वेज में जो भी आपको भाषा कंफर्टेबल है, तो उसमें अपना नोट्स बनाइए, उसके थ्रू आप लिखिए। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, एंशिएंट और मिडाइवल इंडिया के लिए आप न्यू एनसीईआरटी तो करिए और साथ में ओल्ड एनसीईआरटी भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि आप डायनेस्टीज अच्छे से कर सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर हिस्ट्री ऑप्शन, आई विल सजेस्ट, एंड फॉर हिस्ट्री इवन फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। एंड हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ इस क्वेश्चन इन कमेंट। सो देखिए, जैसे कि मैं अपने आप को मोटिवेट किया करता था अलग अलग लोगों को, जैसे हमारे काफ़ी नामचीन लोग हैं इंडिया में, तो उनके स्पीचेस से मैं अपने को मोटिवेट किया करता था। मैं काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अपने आईएएस एस्पिरेंट्स भी थे मेरे आसपास, मेरे कॉलेज क्योंकि काफ़ी रेनाउंड है, तो मैं उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन लिया करता था। मैं अपने फ्रेंड्स के ग्रुप से भी काफ़ी मोटिवेशन लिया करता था, तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेट मिली। देखिए, अगर आपको बीएससी जियोलॉजी करनी है तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। इसे आप अपना सीएससी और फॉरेस्ट्री में भी ऑप्शनल रख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट इफ़ यू आर रियली पैशनेट फॉर जूलॉजी। एनी अदर डाउट? Any other doubt regarding how to start your prelims preparation, how to do mains? Any other doubt if you have? देखिए, क्वेश्चन आया भी कमेंट सेक्शन में कि फॉरेस्ट्री की बेसिकली वर्क प्रोफाइल क्या होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। तो देखिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है जिसमें आपको फॉरेस्ट का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। आप पूरा प्लांटिंग वर्क सुपरवाइज करते हैं, आप लेबर वर्क सुपरवाइज करते हैं फॉरेस्ट में। साथ ही साथ आप काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन में रोल प्ले करते हैं, आपको काफ़ी डेप्यूटेशन भी मिलती है आगे जाके, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल सकते हैं, आपको आईयूसीएन में मिल सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी सर्विस है जिससे आपको काफ़ी पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ तो मिलेगी और साथ में आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी होगी सोसाइटी में, और साथ ही साथ ये नेचर के करीब है, तो इससे आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा सर्विस पर आना चाहते हो तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज़ अ वेरी गुड सर्विस। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग IRMS सर्विस और एनी अदर preference you want to ask? Any other doubt regarding CSAT? Any other? हाँ, देखिए, आईएएस एस्पिरेंट की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि मैं समझ पाया इतनी ईयर्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए आपको एक तो प्रिजर्वेंस आप में बहुत होनी चाहिए, यानी आपको लगे रहना चाहिए इस एग्जाम के लिए। आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए वीक सेक्शन के लिए। आपके अंदर एक करेज होना चाहिए कि आप सिस्टम को चेंज कर सकते हो। आपके अंदर एक डिसिप्लिन लेवल होना चाहिए कि आप बहुत डिसिप्लिन आदमी हो या बहुत डिसिप्लिन कैंडिडेट हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ आप एक बोल्ड डिसीजन ले सकते हो अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, अपनी चॉइसेस के रिगार्डिंग। आप एक अच्छा सेक्रीफाइस कर सकते हो कि आईएएस में आपको बहुत जगह पोस्टिंग्स मिल सकती है, आपको कई जगह पोस्टिंग्स मिलेगी, आपको अलग अलग इन्वायरमेंट में डील करना पड़ेगा। तो अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट एंड डोंट वरी फॉर रिजल्ट्स। इफ़ यू हैव द क्वालिटी, नेचर विल सेलेक्ट यू डेफिनेटली। अभी एक और क्वेश्चन है कि इज कोचिंग रियली नेसेसरी टू क्रैक यूपीएससी? I think coaching is necessary for your early guidance, but if you are from arts background or you have done early competitive exam preparation, for example, in my case, I was a NEET aspirant also, so I had a basic understanding about this competitive exam. So I did not go for coaching. I rather go for mentoring at Selection IAS with Azad sir. It really helped me to crack this exam. So I would suggest you to go for coaching even if you only need, because everything is available on Telegram at free of cost. So it is your wish if you really want to go for coaching, but if you think you really require a guidance, then you should definitely opt for coaching. देखिए, मैं प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ ये एक डिपेंड करता था टफनेस लेवल पे। जैसे कि मैंने 2021 में अटेम्प्ट किए थे अराउंड 90 क्वेश्चन, 2022 में किए थे 100 क्वेश्चन पूरे, और 2023 में मैंने 85 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पेपर था। तो मेरे हर साल 120 प्लस मार्क्स आए, इस साल मेरे 111 मार्क्स थे, तो जो कि एक डिसेंट मार्क्स है कि पेपर का लेवल भी काफ़ी टफ था। तो आप इस हिसाब से अपने पैटर्न और अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से पेपर कर सकते हैं।
इससे आप पेपर अरेंज करने के लिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। आप अपनी पहले एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी के हिसाब से आप रेंज देखिए कि आप कितने कर सकते हो और कितने नहीं कर सकते। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। और एक क्वेश्चन अभी एक कमेंट सेक्शन में पूछा कि इस एज में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, तो है इस एज में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, ये बात एकदम सही है। पर डिस्ट्रैक्शन से भी बड़ी पावर है आपकी मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड है तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आपको आपका ध्यान भंग नहीं कर सकती। जैसे कि पुराने समय में ऋषि मुनि होते थे, वो अपनी तपस्या में लीन रहते थे, चाहे कितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शन आ जाए उनके रास्ते में। तो ऐसे ही आपको एक ऋषि मुनि की तरह बनना पड़ेगा, तभी आप ये पेपर निकाल सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन आ भी गए तो एक दो दिन अगर आप थोड़ा इन्जॉय भी कर लेंगे लाइफ में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ बना ले और आप अपने मेन गोल से पीछे हट जाए, तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन को लाइफ नहीं बनाना। आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, एक नेचुरल टेंडेंसी है बॉडी की, पर आपको काफ़ी मोटिवेटेड रहना है। एक क्वेश्चन है कि मैंने इस साल कौन से बुक सोर्सेज फॉलो किए थे। सो गोइंग बाय सब्जेक्ट्स, फॉर CSE, फॉर पॉलिटी आई गो फॉर लक्ष्मीकांत, एंड फॉर हिस्ट्री आई गो फॉर स्पेक्ट्रम, Vipin Chandra, Upendra Singh, and Satish Chandra. For economics, I go for Ramesh Singh. For environment and ecology, I go for Shankar IAS. For science and tech, I go for Rajiv Agrahar book. And for forestry option, I go for Manikandan sir book and Hornbill forestry notes. And for planet geology courses, I go for geology. There is a very comprehensive notes. And also for geology, I followed KM Bangar book and various other sources which I would mention in detail. So which Telegram channels I use for my UPSC interview preparation? I use Shreyas Srivastava sir Telegram group for my interview preparation. So I did Shreyas Srivastava sir Telegram channel. I used Ghanshyam Gautam sir Telegram channel. I used various interview channel groups which I will share in future. So there is a question whether we can prepare this exam after giving SSC. Yes, you can definitely prepare. It will help you. But the thing is that after prelims you can take some kind of off to prepare for mains, because mains is a very comprehensive exam. You need to study for at least 12 to 13 hours with comprehensive answer writing. So I would suggest you can definitely give this exam, and you should definitely give, because it is a very good exam. It is a very good service. You will get an opportunity to serve this beautiful country of ours. You will be a part of this development story of our country. Any other doubts? Thank you. Any other doubt you can ask me. As I have told you earlier also, that there is no prescribed format of note making. Note making can be done in the easiest way as you can remember. For my case, I used to make a flowchart for remembering the basic topics. I used to make some mnemonics. I used to make diagrams for remembering of basic topics. So it is totally dependent on you whether you want the notes in question answer format, whether you want in a paragraph format, whether you want in a point format. It totally depends upon you. It is an individual preference, and don't go by the crowd. Go by your comfort, the way you can remember easily. So this is the way you can make notes and you succeed in this exam. Any other doubt regarding DAF filling or any other doubt you have, you can ask me. There is a one doubt, how to prepare maths when it is going a very competitive exam. So for maths, I have already told you that for preparing maths, you can go for the basic NCERT books for making a base. Then you can go for the RS Agarwal book. It is a very good book for preparation of maths, and you can also solve the previous year question papers of the CSET. It will give you a basic idea. So YouTube channels that I have frequently used are: number one, Selection IAS, that is YouTube channel. Secondly, I have done CSAT preparation courses by an IIT graduate. Thirdly, I have followed EduTap preparation YouTube channel. Fourthly, I have followed the Captain Jack Sparrow YouTube channel. So these are the important channels that I have followed for my preparation. Any other doubts, aspirants? देखिए, मेंस पेपर्स के लिए आपके करंट अफेयर्स जो होते हैं वो आप बेसिकली, जैसे मैंने कहा, विजन और फॉरम आईएएस की मैगजीन्स आती है, उसमें से आप ब्रॉड इश्यूज़ पिक कर सकते हैं। ब्रॉड इश्यूज़ पिक करने के बाद उसको अपनी डायरी या नोटबुक जिसमें भी आप लिखते हैं उसमें आप लिख लीजिए।
उसके बाद आप क्या कीजिए, उस इशू को गूगल पे टाइप कीजिए, उस इशू के बारे में डिटेल में पढ़िए। डिटेल में पढ़ने के बाद उसके एक पॉइंट फॉर्मेट या पैराग्राफ फॉर्मेट जिसमें आप नोट्स बना सकते हो उसमें बनाइए, उसको सेव करके रख लीजिए। उसके बाद वो एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ लीजिए। जैसे कि इस एग्ज़ाम से पहले 2023 वाले अटेम्प्ट से पहले मेरे पास 50 to 60 करंट अफेयर्स के नोट्स प्रिपेयर हो चुके थे, वही मैंने पढ़े और लकीली उसमें से 40 रिपीट हो गए थे थीम्स, तो ये मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इस एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे ही आप ब्रॉड टॉपिक्स चुनिए हर मैगजीन में से, उसमें से आप लिखिए, तो इससे आप करंट के अफेयर्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, रीडिंग बुक और लेक्चर्स में से मैं आपको कोई चॉइस नहीं देना चाहूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि आप दोनों ही कीजिए। रीडिंग बुक करने से आपको एक सीसेट में भी हेल्प मिलेगी, आप फटाफट अपने पूरा रीड कर सकते हैं पेपर। रीडिंग बुक तो आपको करते ही रहना चाहिए क्योंकि आप एक आईएएस एस्पिरेंट है, आईएएस पूरा जीवन पढ़ते रहते हैं, उनको अलग अलग टेक्नोलॉजी से अवगत होना पड़ता है, तो ये तो आपको पढ़ते रहना चाहिए बुक्स तो। साथ ही साथ यूट्यूब लेक्चर आप तब देखिए जैसे आपको कोई वीडियो समझ नहीं आती, जैसे कि मृणाल सर की वीडियोस देखता था फॉर इकोनॉमिक्स, आई यूज टू अंडरस्टैंड वेरियस कंसेप्ट फ्रॉम इट। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई कंसेप्ट अगर समझ नहीं आता तो आप डेफिनेटली देखिए वीडियो। So there is a question, Vision IS PT365 magazine. Yes, it is a very good magazine. You can prepare a holistic topics from that also. But I would suggest you to go in a very smart manner because PT365 has 7 to 8 magazines. So you have to go in a very smart manner to prepare the whole magazine because you have to also balance your static preparation. You have to also cover CSET. So you have to balance smartly. What I used to do in my preparation, I used to study the important core topics from the content. Then I used to find the important relevant topics based on my PYQ analysis. Then I used to make the notes of that. That really helped me to cover the PT 365 very much fast. Any other doubt? देखिए, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था तो मैंने कोई स्पेसिफिक बुक जो आपने कमेंट में लिखी है वो मैंने फॉलो नहीं की थी, पर हाँ ये अच्छी बुक है, मैंने भी सुना है इसके बारे में भी। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है आपके कल्चर एंड नोट्स के लिए। देखिए, अभी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं जल्दी बनाऊंगा अपना टेलीग्राम चैनल। आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड देन आई विल मेक माई टेलीग्राम चैनल एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू द लिंक। और कोई डाउट है आपका? एक क्वेश्चन है अभी इस पे आपके चैट्स पे एक एस्पिरेंट्स पूछता है कि फॉरेस्ट्री का 2 मंथ्स में कैसे हो सकता है फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी ऑप्शनल। तो देखिए, काफ़ी सिंपल है, बस आपको एक बैलेंस आउट प्रिपरेशन में चलना है। जैसे कि मैं फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी डेली 12 घंटे पढ़ा करता था, 6 घंटे फॉरेस्ट्री एंड 6 घंटे जियोलॉजी। एंड ये दोनों ऑप्शन आपके काफ़ी साइंटिफिक है, तो आपको काफ़ी जल्दी याद होंगे। आपके आर्ट्स की तरह नहीं है कि आपको फैक्ट्स याद करने हैं, तो एक आपका काफ़ी जल्दी याद हो जाएगा और आप इसमें भी निमोनिक्स एंड डायग्राम के थ्रू काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, मेरा थर्ड अटेम्प्ट में IRMS में सिलेक्शन हुआ था एंड फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हुआ था एंड टोटल मेरा फॉरेस्ट्री एंड सिविल सर्विस के 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो यस, मेरा थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। देखिए, फॉर माई केस आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद रमेश सिंह। रमेश सिंह इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर इकोनॉमिक्स एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी अदर बुक इट इज़ अप टू योर चॉइस, बट फॉर माई केस आई गो फॉर रमेश सिंह। एक डाउट है अभी कमेंट सेक्शन में कि आप हॉबीज़ भी फॉलो करते थे। तो यस, मैं अपनी डेली हॉबीज़ फॉलो करता था। मैं डेली रनिंग पे जाता था, मैं डेली वॉकिंग वगैरह सब करता था, तो मैं अपनी हॉबीज़ डेली फॉलो करता था। तो आपकी हॉबीज़ करने से आपका माइंड भी थोड़ा एक्टिव रहता है और आपको सोशल लाइफ से भी एक्सपोजर मिलता रहता है, इससे आपकी लोनलीनेस भी कम होती है। तो एक क्वेश्चन है, हाउ टू डील विद रिलेशनशिप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। सो आई वुड सजेस्ट यू रिलेशनशिप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ. You have to deal with both. You have to become a manager because UPSC aspirants, and when you become an IS, you have to deal with a lot of meetings in a single day. You have to know how to manage your time properly. If you want to manage your time properly, you can watch many courses on the YouTube, or you can read many self-help books. For example, for my case, I read a book, Think Fast and Think Slow. This book really helped me manage my time properly. So you have to learn how to manage your time properly, and this way you can manage everything that you can do. देखिए, apart from the books that I mentioned, you should read many personality development books. For example, I read a book, The Steel Frame of India by Deepak Gupta, who is a retired civil servant. This book really helped me for building my inner personality. And for self-help books, I will recommend you to read Think Fast and Think Slow, The Act of Small Things, and
and how to talk to people. These books are very much helpful. It will help you to build your confidence and act maturely during the interview. These books are really helpful for your self-help preparation and your personality development. See, this exam is not about introvert or extrovert, but yes, you have to become selectively extrovert also, because interview is all about conversation. And if you are good at conversation, you will score very good marks. For example, in my case, I scored 210 and 204 marks respectively in my UPSC forestry interview. So yes, I was also introvert initially, but I used to develop this art by talking to my friends daily and my seniors. And I used to give a lot of mock tests for my practice. Through this way, you can become an extrovert personality. And you have to also read many self-help books to remove your shyness. This will really help you to crack this exam very much easily. देखिए, for improving your reading speed, I will suggest you to go through editorials. Keep a stopwatch with you. Read whole editorial and note down your time. Do this exercise for nearly 10 to 20 days. You will see your speed will definitely improve. Through this way you can improve your reading speed. And one question in the comment box is that how to prepare for answer writing. I will suggest you to go to practice answer writing by making a peer group of your friends. In my case, for example, I made a peer group of 5 people with different optional. I used to have a daily discussion with them. I used to write answers with them. This way I really helped me to clear this exam, and then I used to do practice writing. One question in the exam section, in the comment section, is that how to identify your mistakes and how to improve yourself. So for this, I will suggest you to make a peer group of your known friends and analyze your copies, analyze their copies also. Know the areas of your strength and your weakness. Analyze yourself daily and do daily tasks. This way you can improve your answer writing. You can easily get good score. And my optional in the civil service exam was history, and in the forestry service exam it was geology and forestry. These were my optional. देखिए, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कुछ लोग इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में भी निकाल लेते हैं और कुछ लोग इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट में भी निकालते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं कि 1 ईयर की प्रिपरेशन सफिशिएंट है या 2 ईयर्स की. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका बेसिक रीडिंग स्टाइल कैसा है, आप कितने होशियार है बचपन से. जैसे कि फॉर माई केस, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह सब मेरे लिए नए चीज़ें थी, क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट था, तो मैंने 2 साल लिए थे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम ले सकते हैं. जैसे कि फॉर माई केस आई टुक नियरली 2 years फॉर दिस एग्जाम. सो दिस ओनली डिपेंड्स अपॉन योर केस. सो वन क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन इज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू. देखिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप उसी टाइम स्टार्ट मत कीजिए. इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी प्रिपरेशन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है. आप अपने कन्वर्सेशन रखिए अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपनी हॉबीज़ फॉलो करिए, जिससे आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा. विजन IAS इज़ अ वेरी गुड मटेरियल फॉर UPSC and yes, it is a very good, but it totally depends upon you which coaching is comfortable for you and which material is good for you. Totally depends upon you. This exam is all about you. So which question and coaching you need, you should think about yourself. देखिए, करंट अफेयर्स के नोट आपके उस एग्ज़ाम के पैटर्न पे डिपेंड करते हैं. जैसे आप इस साल एग्जाम दे तो मई टू मई आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, पर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. UPSC आपसे पिछला भी पूछ सकता है. UPSC में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो मैं ये तो कहूँगा कि मई टू मई आप डेफिनेटली कवर कीजिए. उसके अलावा भी आप जो विकीपीडिया पे जाइए, उसके बाद देखिए इस साल के इंपॉर्टेंट करंट थीम्स क्या है, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं. एक अभी डाउट है कि करंट अफेयर्स के अलावा भी हमें स्टैटिक कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. तो स्टैटिक के लिए जैसे मैं उनको बुक्स बताइए, ये आप कीजिए. उसके अलावा अपने नोट्स रेगुलर अपडेट करते रहिए. एक सवाल कमेंट सेक्शन में ये भी है कि आप सिलेबस के टॉपिक वाइज नोट्स कैसे बनाते हैं. जैसे कि मैंने मेंस का सिलेबस उठाया, उसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स देख सकते हैं. तो और टॉपिक को अपनी बड़े से रजिस्टर पर लिख लीजिए और टॉपिक के लिए 4 पेज छोड़ दीजिए. 4 पेज के बाद आप डेली स्टैटिक से स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, उससे आप डेली आप अपने नॉलेज अपडेट करते रहिए और अपने रजिस्टर में लिखते रहिए. उसके अलावा 1 पेज आप करंट अफेयर्स के लिए छोड़ दीजिए. जैसे उस करंट अफेयर्स जो भी आ रहा है न्यूज़पेपर में, उसका उसमें ऐड करते जाइए. इससे आपके काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाएंगे और आपके हर टॉपिक जो कि आपके मेंस के सिलेबस में हर टॉपिक मेंशन है, वो साथ में कवर भी हो जाएगा. और उस टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन आएगा. और आपको नहीं भी आता होगा क्वेश्चन, तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख सकते हैं. जैसे कि इस साल क्वेश्चन आया था जियोलॉजी वाला, जो कि आपके GS पेपर 1 में है कि व्हाट इज कैटल एंड ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स. तो उस क्वेश्चन के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया था, क्योंकि मैंने जियोलॉजी पढ़ा हुआ है. पर जिन लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत आइडिया उससे लगा सकते हैं कि वो बेसिकली एक लैंडफॉर्म है और उसको लैंडफॉर्म की तरह एक्सप्लेन करना है. तो आप बेसिकली ऐसा काम कर सकते हैं. Okay, before leaving this session, I would recommend you to
to prepare this exam very much holistically, and this is not a just exam, this is a very great job. Yes, Spectrum book is very good for UPSC, and as it helps you to make a basic preparation level for this exam. And Spectrum books covers whole the topic of modern India very much holistically. Apart from this, for ancient India, as I already suggested, go for Upinder Singh, and for medieval India, go for Satish Chandra. It will really help you to cover whole syllabus of history. And for history, use your logic rather than going for facts. For example, there are many questions in history which can be done by logic. For example, last year there was a question on ports, and we study in the map the basic ports of the South India. So this can be done through your logic and through your basic memorization skills. Okay, so should I call this a session if you do not have any doubt further? See, my revision strategy was very simple. I used to divide my time during the prelims in the frame of 6 hours, 1 hour for each subject, and I used to study comprehensively each section of the syllabus very much in detail during those 6 hours. For prelims, for mains, I used to study 12 hours a day, 2 hours for each subject, and plus 1 hour I used to add for the newspaper reading and the magazine reading. So this way I used to cover whole syllabus topics in a 3-month time, and for the prelims in a 1 month time. So this way I used to prepare very much holistically, and in this way you can prepare and complete the syllabus very much fast. Okay, so I conclude this session by giving you the mantra that all the best for this exam. This exam is not just the exam, it is a responsibility. It is a responsibility to serve the nation, to help the nation to achieve the status of the developed country, and to make our people very much developed, and to work for the welfare of the downtrodden section of our society, and to show your accountability and integrity, and to work in a very much impartial manner. So I would suggest you to give this exam very much seriously, and do not worry, one day you will also get selected. You see, in my case, I was not selected even in my 2 attempts, so but I did not give up. I studied and studied hard, and 3rd attempt I got selected in Indian Railway Service, and 4th attempt I selected in the Indian Forest Service. So never lose hope, one day you will definitely succeed. So by this I conclude this session. Thank you all for your congratulations and wishes, and I wish you all the best. Keep studying and keep working hard, one day you will succeed.